हेलो वेलकम गाइस, मैं हूं मंजय और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व। तो शॉटकी दोष का मतलब होता है कि जो आयंस होंगे वह क्रिस्टल से बाहर निकल जाएंगे। जब ठोस पदार्थ से अगर आयंस बाहर निकल जा रहे हैं तो उसका घनत्व क्या होगा, घट जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट होगा, यानी कि शॉटकी दोष के कारण ठोस का जो घनत्व होगा वह घट जाएगा। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है निकेल जिसका परसेंटेज दिया हुआ है 0.98% और ऑक्सीजन है जो दिया हुआ है 1.00। और हम लोगों को बताना है कि इसमें जो निकेल 2 पॉजिटिव होगा वह कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो निकेल में दो प्रकार के पॉजिटिव आयन फॉर्म होते हैं। एक होता है Ni2 पॉजिटिव और दूसरा जो होता है Ni3 पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग और इसके बाद ऑप्शन को मिलाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। और जैसा कि क्वेश्चन में ही दिया गया है, निकेल का दिया हुआ है 0.98 और ऑक्सीजन का दिया हुआ था 1.00। तो यह एक प्रकार का नॉन स्टाइक्योमेटिक कंपाउंड होता है। और निकेल और ऑक्सीजन दैट मीन्स ऑक्साइड के आयनों का संगठन अगर देखा जाए तो कितना होगा 98:100। ठीक है, तो अगर निकेल की अगर बात करते हैं तो निकेल जैसा कि बताया कि उसमें Ni2 पॉजिटिव और Ni3 पॉजिटिव होते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि Ni2 पॉजिटिव जो है वह X आयन उसमें प्रेजेंट है और जो इसके बाद जो बच जाएगा टोटल है 98। तो Ni3 पॉजिटिव कितना होगा 98 माइनस एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और Ni2 पॉजिटिव तथा Ni3 पॉजिटिव की अगर बात की जाए तो उसमें उपस्थित जो धनावेश जो ऑक्साइड आयनों पर उपस्थित ऋणावेश के बराबर होता है, यह हमेशा ध्यान रखेंगे। यानी कि निकेल के ऊपर जो 2 पॉजिटिव आ रहा है और 3 पॉजिटिव आ रहा है तो वह ऑक्सीजन का जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वह उसके बराबर आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कुछ इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं कि अगर 2 पॉजिटिव है तो x माने तो x गुना 2 हो जाएगा, टोटल चार्ज निकाले। और प्लस 3 जो पॉजिटिव चार्ज वाला था वो 98 माइनस एक्स था। और ऑक्सीजन का जानते हैं 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए 100 इंटू 2 हो गया, उसके इक्वल होगा, इसलिए इक्वल में लिख दिए। इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 इंटू एक्स करेंगे 2x आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर 98 गुना 3 करेंगे 294 आएगा और 3 गुना एक्स करेंगे तो -3x आएगा और 100 गुना 2 करेंगे तो 200 आएगा। बात समझ में आ रही है। और इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर दीजिए कि 3x माइनस 3x है और यहाँ पे 2x है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ सकता है। तो अगर 3x में से अगर 2x घटाएंगे तो -x आ जाएगा और इसके बाद है 294। ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा 200। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 200 माइनस एक्स को अगर उधर भेज दें तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा और 294 में से यदि हम लोग 200 को घटा दें तो कितना आ जाएगा, x का मान 94 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और इसी प्रकार से हम लोग इसको निकाल सकते हैं क्या कि अतः हम लोग बोल सकते हैं कि 98 जो निकेल होगा उसके आयन में 94 जो होगा वह Ni2 पॉजिटिव होगा। और जो इसके बाद जो बच जाएगा 100 में से अगर मान लेते टोटल 98 है, 98 में से अगर देखा जाए 94 Ni2 पॉजिटिव हो गया तो निकेल कितना बच गया 4, क्योंकि 94 4 टोटल कितना हुआ 98। बट यहाँ पे परसेंटेज की बात की है तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यानी कि दिया गया अमाउंट बटा में टोटल अमाउंट इंटू 100 है ना। यानी कि अभी जो हम लोग अमाउंट निकाले हैं वो है 94 और टोटल हम लोग जानते हैं निकेल का कितना है 98। ठीक है, तो 94 बाई कितना हो जाएगा 98 और इंटू क्या कर देंगे 100। ठीक है, इस सबको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 96% आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। यानी कि बोल सकते हैं कि जो Ni2 पॉजिटिव आयनों का जो प्रतिशत होगा वह होगा 96%। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट होगा, यानी कि इस सी में कितना है देख सकते हैं 96%। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग 3 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन है कि NaCl क्रिस्टल में SrCl2 क्रिस्टल बाहर से डालने पर एक प्रकार का ठोस विलयन प्राप्त होता है जिसमें Na प्लस के स्थान पे क्या होगा। अब बताइए NaCl में अगर हम SrCl2 को मिला रहे हैं, ठीक है, तो Na पॉजिटिव के स्थान पे क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं कि SrCl2 है। इसका मतलब कि जो
स्ट्रोंशियम है उसका जो संयोजकता होगा वह 2 होगा, है ना, 2 होगा, इसीलिए तो Cl2 रहा। इसका मतलब कि यानी कि Sr2 आयन जो होगा वह Na+ को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा और उसके स्थान पे आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, यदि बैंड गैप अगर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वह क्या कहलाएगा। तो देख सकते हैं जिसमें गैपिंग बहुत ज़्यादा होता है वह आपका क्या होता है, कुचालक होता है या विद्युत रोधी बोल सकते हैं, बट उसमें कुछ कम होगा तो वह अर्धचालक होगा। कम का मतलब 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका मतलब वह अर्धचालक के बराबर है, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट होगा। यदि चैप्टर फर्स्ट यदि आप डीपली पढ़े होंगे तो आपको यह क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, जर्मेनियम अर्धचालक के साथ उपस्थित एएस है, मतलब आर्सेनिक है, तो आपको बताना है कि यह क्या है। ठीक है, तो किसी भी अर्धचालक में अगर दूसरा पदार्थ को मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं डोपेंट। बात समझ में आ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट होगा। ठीक है, किसी भी अर्धचालक में अगर कोई भी दूसरे पदार्थ को मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं डोपेंट, और यह जो प्रोसेस होता है मिलाने की उसको बोलते हैं डोपिंग। और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, फलक केंद्रित घनीय जालक, दैट मीन्स बोल सकते हैं एफसीसी, और उसमें बताना है कि एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ जो परमाणु होता है वह होता है 4। ठीक है, और बीसीसी में कितना होता है, बीसीसी में होता है 2, और एससीसी में होता है 1, और एफसीसी में टोटल कितना होता है 4। इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है। ठीक है, तो तीनों को ध्यान में रखेंगे। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, है ना, जो फ्रैंकल दोष होगा और शॉर्टकी दोष जो होगा वह किस प्रकार का दोष होता है, तो वह होता है परमाणु दोष, है ना, क्योंकि उसमें परमाणु दैट मीन्स क्या, क्रिस्टल से आयन जो होते हैं बाहर जाते हैं या अपने स्थान से अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब परमाणु अलग हो रहे हैं, इसीलिए इसको बोल सकते हैं यह एक प्रकार का परमाणु दोष है। बात समझ में आ रही है। अब बताइए बीसीसी जो है उसमें बताना है कि एकल सेल की जो संकुचन जो या संकुलन जो क्षमता होता है वह कितना होता है। संकुचन भी बोल सकते हैं, संकुचन क्षमता भी बोलता है, तो संकुलन जो क्षमता है वह कितना होता है। तो बीसीसी में टोटल जो संकुलन जो क्षमता होता है वह 68% होता है। ठीक है, आप इसका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे तो आपको याद होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि एफसीसी एकक सेल की संकुचन क्षमता क्या होगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में देखा था हम लोगों ने कि बीसीसी में टोटल जो संकुचन क्षमता होता है बीसीसी का वह 68% होता है, और एफसीसी की अगर बात की जाए वह होता है 74%। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या जो होती है वह 8 होती है। ठीक है, तो 8 जिसका समन्वय संख्या होता है वह एक प्रकार का आयनिक ठोस होता है, और आयनिक ठोस अधिकतर जो कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं चाहे तो पोटेशियम से बनता है या फिर कैल्शियम से बनता है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। कौन सा, पोटेशियम। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है। तो आयनिक क्रिस्टल का मतलब होता है एक ऐसा क्रिस्टल जिसका जलीय जो विलयन होगा वह अपने आयन में टूट जाएगा, मतलब जब उसको जल में घोलेंगे तो वह अपने आयन में टूट जाएगा। तो आप देख सकते हैं Na2SO4 को यदि जल में डिजोल्व कर दिया जाए तो सोडियम जो होगा अपना चार्ज मतलब सोडियम प्लस के साथ टूटेगा, और जो SO4 होगा SO4 अपना चार्ज मतलब 2- चार्ज के साथ टूट जाएगा। इसका मतलब आयनिक जो क्रिस्टल होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, Na2SO4। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल मतलब बीसीसी, और बीसीसी में पूछा कि टोटल नंबर ऑफ लैटिस बिंदुओं की संख्या कितना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एफसीसी में टोटल बिंदुओं की जो संख्या होता है वो होता है 4, और बीसीसी में टोटल होता है 2, है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग 13 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि सिंपल क्यूबिक एकक सेल में संकुचन जो क्षमता होगा वह कितना होगा, मतलब पूछा कि एससीसी जो होता है उसका संकुलन क्षमता कितना होता है, तो वह होता है 52%। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन है वह मतलब इस टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरिकल में भी है, आप सॉल्व भी किए होंगे, और न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
और क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, एक यौगिक है जो एक्स तथा वाई तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, कोई एक कंपाउंड है जो जिसमें एक्स और वाई तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और उसमें बोला है कि एक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होता है, जिसमें बोल सकते हैं कि एक्स परमाणु जो है वो घन के कोने पर है, और वाई परमाणु जो है वह किस पे है, फलक केंद्र पर उपस्थित है। तो आपको बताना है कि जो यौगिक होगा उस यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बोल सकते हैं कि जो कॉर्नर होता है, कोना जो होता है जिसको बोल सकते हैं, और कोना में है टोटल कितना एक्स, और हम लोग जानते हैं कि टोटल कितना कॉर्नर होता है किसी भी घन में, 8 कॉर्नर होता है, और टोटल 8 कॉर्नर पे जो नंबर ऑफ एटम होता है वो होता है 1/8, और 1/8 का मतलब क्या है, 1/2, और यहाँ पे एक्स है इसलिए इसको यहाँ पे इतना लिख दिए। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स केवल बचेगा। ठीक है, और बोला है वाई जो होगा उसके फलक पर होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फलक जो होता है किसी भी एटम में जो क्यूबिक होता है, यानी कि जो घनीय संरचना वाले होते हैं, उसमें फलक टोटल होता है 6। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स की अगर बात करते हैं तो उसमें होता है 1/2, और इसमें y दिया हुआ है तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यह 3। ठीक है, यानी कि 3y आ गया। और इसमें पूछा है कि उसका फार्मूला क्या होगा। तो देखा जाए तो x कितना आ रहा है, 1, और y कितना आ रहा है, 3, तो XY3 आ रहा है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, यदि XY3 होगा तो ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो जैसा कि ऑप्शन ए ही दिख रहा है ना, XY3, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, फलक केंद्रित घनीय जालक जो होगा उसमें एकक कोष्ठिका कितनी एकक कोष्ठिकाओं के साथ सभाजित होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर मान लेते हैं क्यूबिक है, और उस क्यूबिक की अगर बात करते हैं तो उसमें जो फलक केंद्रित है, फलक केंद्रित का मतलब इसको बोल सकते हैं है ना, तो इसमें टोटल 6 फलक होते हैं, और उसमें अगर कोई एटम को अगर रख दे तो कितने कोष्ठिकाओं के साथ सभाजित करेगा। तो आप देख सकते हैं कि 6 तो आपका फलक हो जाएगा, और इसके बाद 2 और आपको इधर बोल सकते हैं कि एक नीचे का होगा, नीचे का पोर्शन होगा, एक ऊपर का पोर्शन, यानी कि टोटल 8 पोर्शन आएंगे, क्योंकि इसमें कॉर्नर के साथ ही क्या होगा, अटैच्ड होगा, कॉर्नर के साथ सभाजित करेगा, कॉर्नर के साथ या टच करेगा इसकी बाउंड्री, इसलिए बोल सकते हैं कि कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि जो ठोस क्षारीय जो धातु होते हैं वह हाइलाइडों का रंग किसके कारण होता है। तो एक ही हाइलाइट होता है जिसको बोल सकते हैं फ्लोरीन, और फ्लोरीन के केंद्रों के कारण जो होता है, जो ठोस होते हैं क्षारीय धातु जो होते हैं, उसका जो हाइलाइडों का रंग जो होता है वह फ्लोरीन के कारण होता है। इसीलिए बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए जो होगा वह हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। तो बोल सकते हैं कि जो क्रिस्टल होता है उसमें टोटल जो जालक हम लोग बोल सकते हैं वह कितना हो जाएगा। पहली बात कि कॉर्नर पे 8 हो जाएगा, और 6 उसके फलक हो जाएंगे। 8 और 6 कितना हो गया, 14, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वह करेक्ट होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, पोटेशियम का क्रिस्टलन जो होता है वह किस प्रकार का होता है। यानी कि पोटेशियम एक प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है आयनिक ठोस का स्ट्रक्चर होता है, और आयनिक ठोस का स्ट्रक्चर जो होता है उसका घनीय स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और घनीय स्ट्रक्चर में बोल सकते हैं फलक केंद्रित घनीय जालक होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18, पोटेशियम का क्रिस्टलन जो होता है वह फलक केंद्रित घनीय जालक में होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि जो C6H6 मतलब बेंजीन जो है वह किस प्रकार का पदार्थ है। तो बेंजीन जो होता है वह प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है वह किस प्रकार का जालक होता है। तो अभी हम लोग पोटेशियम का एग्जाम्पल देखे थे कि अष्टफलकीय जो होता है वह इनमें से कौन सा होगा, तो उसमें हम लोग पोटेशियम लगाए थे। तो पोटेशियम एक प्रकार का आयनिक क्रिस्टल होता है, और आयनिक क्रिस्टल जब भी बनाएगा तो अष्टफलकीय ही बनाता है, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर यदि 21 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि एक चतुष्फलक जालक है जिसमें अर्धव्यास का अनुपात दिया हुआ है, R+/R- का मान कितना होगा। ठीक है, तो चतुष्फलक की बात किया है, आप रेडियस रेशियो पढ़े होंगे, त्रिज्या अनुपात यदि पढ़े होंगे तो त्रिज्या अनुपात में ये चीज़ जरूर पढ़े होंगे कि चतुष्फलकीय जो होता है
वह उसका जो रेडियस का अनुपात जो होता है वह 0.225 से 0.414 पिकोमीटर के बीच में होता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह करेक्ट होगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, निम्न में किस ऑक्साइड का ठोस चालक रोधक होता है? तो वह होता है कोबाल्ट ऑक्साइड का। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको COO नहीं पढ़ लेंगे। ठीक है। कोबाल्ट में आप देख सकते हैं फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल है, बाद वाला स्मॉल है, इसका मतलब कोबाल्ट है। इसके बाद कैपिटल लेटर है, इसका मतलब यह एक अलग एलिमेंट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या चीज़ है? यह ऑक्सीजन है। ठीक है। तो जो ठोस चालक रोधक जो होता है वह होता है कोबाल्ट ऑक्साइड। और क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है? फ्रैंकल दोष का मतलब होता है कि जो क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल से आयन जो होता है अपने स्थान से अलग हट जाता है। ठीक है। और शॉर्टकी दोष में आयन जो होते हैं वह कंप्लीटली उस क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रैंकल दोष जो पाया जाता है वह होता है AgBr में। ठीक है। यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। तो उसमें यह दोष पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? और क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि जो शॉर्टकी दोष जो होता है उसके होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो जैसा कि अभी बताया कि शॉर्टकी दोष में टोटल मतलब जो धनायन और ऋणायन जो होता है वह दोनों एक बराबर बराबर क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। यानी कि क्रिस्टल से आयन जो होता है वह बाहर निकल जाता है, इसलिए बोल सकते हैं लैटिस जो साइट होता है उसे केटायन और एनायन यानी कि धनायन और ऋणायन जो होता है वह एक जोड़ी क्या होता है? बाहर निकल जाता है। यानी कि पेयर का मतलब होता है जोड़ा, और जोड़ा अनुपस्थित होता है ना। यानी कि एक पॉजिटिव बाहर निकल रहा है तो उसके साथ साथ एक नेगेटिव भी बाहर निकलेगा, इसका मतलब एक जोड़ा आयन जो होगा वह बाहर निकल जाएगा, इसीलिए ऑप्शन डी जो होगा वह करेक्ट होगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अर्ध व्यास अनुपात ऑक्टाहेड्रॉन संरचना को इंगित करता है? जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि 0.220 और सेकंड है 0.410, थर्ड है 0.730 और डी है 0.870 है ना। तो यह भी जो क्वेश्चन है त्रिज्या अनुपात से ही है, और ऑक्टाहेड्रॉन का जो त्रिज्या अनुपात जो दिया हुआ होता है वह होता है 0.730। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि FCC जालक में कितने परमाणु होते हैं? तो FCC में टोटल होते हैं 4। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि FCC में टोटल कितने होते हैं? वो होते हैं 4। और BCC की अगर बात करते हैं तो BCC में होते हैं 2, और SCC की अगर बात करते हैं तो SCC में टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं 1। और क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि CSCl का जो संरचना होगा वह किस प्रकार का संरचना होगा? क्या वह SCC होगा, या फिर क्या वह BCC होगा, या FCC होगा, या फिर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। तो CSCl की अगर बात की जाए, इसका स्ट्रक्चर यदि आप देखेंगे तो क्लोरीन तो चारों तरफ होता है, और जो CS होता है वह CS होता है एक सेंटर में होता है। सेंटर का मतलब होता है बॉडी सेंटर। ठीक है। इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा वह करेक्ट होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बात समझ में आ रही है? और क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, एक विशेष ठोस की अति कठोर है, यानी कि एक क्या चीज़ है? ठोस है, बहुत ज़्यादा कठोर है, और उसका गलनांक भी बता रहा है कि बहुत ज़्यादा ऊंच है। ठीक है। और ये भी बोल रहा है कि ठोस अवस्था पर यह जो है वह विद्युत का चालक नहीं करता है, यानी कि चालन नहीं करता, इसलिए अचालक है। लेकिन अगर बात की जाए कि वह अगर गलित अवस्था में होता है तो विद्युत का चालक करता है। तो आपको बताना है कि वह किस प्रकार का ठोस है ना। तो वह आयनिक ठोस होता है, यानी कि आयनिक ठोस जैसे NaCl। और NaCl की अगर बात की जाए तो ठोस अवस्था में जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है, उसमें करंट पास नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उसको जल में घोल देते हैं तो आयन में टूट जाता है, जिसके कारण उसमें करंट पास हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन डी जो होगा वह करेक्ट होगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि कॉपर फलक केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलित होता है। ठीक है। कॉपर जो है वो आपको बोल दिया है कि फलक केंद्रित जो घनीय जालक होता है उसमें क्रिस्टलित होता है। ठीक है। जिसमें दिया है कि जो कोष्टक की जो लंबाई होगा 361 पिकोमीटर होगा। तो बताना है कि जो कॉपर है, कॉपर परमाणु की जो त्रिज्या होगा वह पिकोमीटर में क्या होगा। ठीक है। तो त्रिज्या बराबर एक फार्मूला होता है। ठीक है। आप याद रखेंगे, √2/4 और इंटू होता है A। ठीक है। ए का मतलब हो गया यहाँ पे जो कोर का जो लंबाई दिया हुआ है वो,
तो आर इक्वल टू आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, √2 का √2 हो गया और 4 का 4 हो जाएगा और 361 का 361 हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इसको सॉल्व कर देंगे है ना, कितना आया r/√2 बाई कितना 4 और इंटू लिख देंगे 361। यदि √2 का वैल्यू रख दिया जाए और सबको सॉल्व कर दीजिएगा तो वह आपका आ जाएगा 127.6 के आसपास। तो अगर ऑप्शन में देखा जाए तो कितना 157, तो इसके आसपास भी नहीं है, और 181 तो बहुत ज़्यादा दूर है इससे, 108 भी नहीं होगा। तो 127.6 को हम लोग 128 लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि आप हमेशा फार्मूला याद रखेंगे आर बराबर, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आर बराबर होता है √2/4 और ए का मतलब हुआ कोर की लंबाई। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर अगर 30 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के जो क्रिस्टल होते हैं उसमें आप किस में से धनायन और ऋणायन जो होंगे उसमें केंद्रों की अधिकतम दूरी देखेंगे, है ना। यहाँ पे सारे के सारे आपको आयनिक क्रिस्टलीय ठोस दिया हुआ है और इसमें बताना है कि धनायन और ऋणायनों में सबसे अधिकतम दूरी वाला कौन सा कंपाउंड होगा। अगर ए की बात करते हैं LiF, तो फ्लोरीन को जानते हैं, फ्लोरीन जो होता है बहुत ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट होता है, इसलिए जो भी इसके साथ जुड़ेगा उसको आपस में क्या करेगा, बांधे रखेगा, बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, इसलिए इसमें धनायन और ऋणायन के बीच में अंतर जो देखने को मिलेगा बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से फ्लोरीन यहाँ पे भी है, इसमें भी कम होगा। और अगर हम लोग इसकी सी की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, बहुत ही अधिकतम दूरी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आयोडीन जो होता है बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, और LI है। ठीक है, तो लिथियम आयोडाइड है, तो लिथियम जो होता है एक प्रकार का मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मतलब बोल सकते हैं उच्च क्रियाशील धातु है, इसलिए यह नहीं होगा। ठीक है, तो धनायन और ऋणायन के बीच का अंतर देखा जाए, उसके दूरी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो होगा वह होगा CSI में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि अगर हमको पी प्रकार के डोपित अर्धचालक यदि हमको प्राप्त करना है तो किस प्रकार के उसमें अशुद्धि हम लोग जो मिलाएंगे, और वह जो अशुद्धि होगा उसकी संयोजकता कितनी होगी। तो उसकी जो संयोजकता होना चाहिए वह होना चाहिए 3, यानी कि ट्राई वैलेंसी, है ना, यानी कि त्रिसंयोजकता वाला यदि एलिमेंट को हम लोग किसी अर्धचालक में यदि मिलाएंगे तो वह पी प्रकार का हम लोगों को अर्धचालक मिलता है। ठीक है, एक होता है पेंटा मतलब पंच संयोजी यदि मिलाएंगे तो हम लोगों को n प्रकार के अर्धचालक मिलता है, और त्रिसंयोजी यदि मिलाएंगे तो p प्रकार के अर्धचालक मिलता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि Ni2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बहुत ही आसान होता है, कोई फार्मूला का आपको इसमें यूज नहीं करना है। क्या कर सकते हैं, जितना बॉन्ड बनाएगा और उस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है वही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप देख सकते हैं सोडियम कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, और 2 बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, यानी कि सिंपली वे से आप इसको बता सकते हैं, जितना बॉन्ड बन रहा है उससे उसका दुगना जो होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, वह हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। यदि इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है तो उसको निकालने का अलग मेथड होता है। और क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि यदि एकक कोष्ठिका है ACC है जिसमें परमाणुओं की संख्या दे दिया हुआ है Z, ठीक है, जो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया ABC 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 संकुलन क्रम को प्रदर्शित करता है, तो आपको बताना कि ACC में अष्टफलकीय जो रिक्तियाँ जो होती है वह उसमें कितना होती है। ठीक है, तो अष्टफलकीय जो रिक्तियाँ होगा उसमें कितना होता है 2Z, यानी कि दुगना होता है, जितना उसमें परमाणुओं की संख्या होगा उससे कहीं ज़्यादा दुगना होता है। आप इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, है ना, कुछ इसी प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, आप यदि बनाए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि कितना हो जाएगा 2Z का मतलब हुआ जितना परमाणुओं की संख्या होगा उससे दुगना जो होगा अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह करेक्ट होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि कांच होता है, कांच क्या होता है, तो सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस होता है, नहीं,
ठीक है। तो यह एक प्रकार का अतिशीतित द्रव होता है ना। कांच की अगर बात की जाए तो क्या होता है, अतिशीतित द्रव होता है, इसीलिए ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप सहसंयोजन की संख्या जो होती है वह कितना होता है। अंतः केंद्रित का मतलब हो गया आपका NaCl जैसा, तो आयनिक ठोस एक प्रकार से बोल सकते हैं। उसमें पूछ रहा है कि जो उप सहसंयोजन जो संख्या होगा वह उसमें कितना होगा, तो उसमें होता है 8, है ना। यह कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, चैप्टर यदि आप पढ़े होंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि एक्स तथा वाई तत्वों के निर्मित यौगिक का घनीय संरचना में अगर देखा जाए तो क्रिस्टलित होता है, ठीक है। जिसमें एक्स जो परमाणु है उसका घनीय जो है वो कोना पर है और वाई जो है वह फलक पर है। तो आपको बताना है कि यौगिक का सूत्र क्या होगा। यह क्वेश्चन पहले भी बताए थे, है ना। यानी कि क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। यानी किस प्रकार का आयनिक सूत्र बनेगा, XY3 बनेगा। इसको फिर से समझ लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, और उस ठोस पदार्थ में बोल दिया कि x जो होगा कॉर्नर पे होगा, तो टोटल कॉर्नर कितना हो गया 8, और 8 पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होता है 1/8, इसलिए x हो जाएगा 1/8 इंटू 8 इंटू एक्स, काट देंगे तो क्या आएगा, केवल x आएगा, ठीक है। और y जो है फलक पर है, तो टोटल फलक इसमें कितने होते हैं, टोटल फलक होते हैं 6, और 6 पे कितना होता है नंबर ऑफ एटम 1/2, यानी कि टोटल हो गया 6 और y हो गया, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि Y3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम की अगर बात करते हैं तो XY3 आ गया। यानी कि इसका आयनिक यौगिक जो सूत्र होगा वह क्या होगा, XY3, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 37 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, जो डायमंड क्रिस्टल होता है उसमें टोटल जो कार्बन परमाणु होता है अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है और वह उसकी संख्या कितनी होती है। तो यदि आप डायमंड मतलब हीरे का यदि स्ट्रक्चर यदि आप बनाए होंगे तो वहाँ पे आप जरूर देखे होंगे कि 4 कार्बन परमाणुओं के साथ वह जुड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि एक आयनिक पदार्थ है जिसमें फलक केंद्रित कोष्ठिका में कोर की जो लंबाई दिया हुआ है 508 पिकोमीटर दिया हुआ है, और धनायन की त्रिज्या जो दिया हुआ है 110 पिकोमीटर। तो बताना कि ऋणायन की त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग फार्मूला से जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, √2/4 और इंटू होता है 8, ठीक है। यहाँ पे आप सबका वैल्यू पुट कर देंगे, आपको 508 दिया हुआ है और 4 है, ये है √2 का √2 ही हो जाएगा, ठीक है। यदि आप उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यदि आप देखेंगे तो त्रिज्या ऑलमोस्ट आपको आएगा 144 पिकोमीटर के आसपास, ठीक है। यदि आप इसको दूसरे प्रकार से सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, है ना। उसके लिए भी अलग अलग फार्मूला होता है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। और यह क्वेश्चन आपको NCERT बुक में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो तत्व होगा वह क्या होगा। तो ट्रांजिस्टर में जो तत्व का जो यूज़ किया जाता है वह होता है एक प्रकार का अर्धचालक। और अर्धचालक अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम जो होता है वह एक प्रकार का अर्धचालक नहीं है, वह चालक होता है, माने धातु है। और यह कॉपर भी धातु है, जिंक भी धातु है, यानी कि सिलिकॉन है, इसलिए सिलिकॉन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ट्रांजिस्टर में जो यूज़ किया जाता है उसमें अर्धचालक का यूज़ किया जाता है, और अर्धचालक कौन होता है, सिलिकॉन, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि हीरे का क्रिस्टल जो होता है वह किस प्रकार का होता है, मतलब उसका एग्जाम्पल बताना है कि हीरे का जो क्रिस्टल है किस प्रकार का है, क्या आयनिक चालक का है, धात्विक चालक का है, या सहसंयोजक चालक का है। तो हीरा का स्ट्रक्चर अभी देखे थे कि 4 परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, यानी कि उसमें जो बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन है, तो कार्बन जो जब भी बॉन्ड बनाता है तो वह सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है, इसलिए सहसंयोजक जालक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट होगा। हीरा जो है किस प्रकार का जालक है, क्रिस्टल है, तो वह है सहसंयोजक जालक, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वह करेक्ट होगा, ठीक है। गाइज आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो चैप्टर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट का जो MCQ क्वेश्चन है, और इस MCQ क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
और इसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था तो उसको मैंने डायरेक्ट ही बता दिया है, बट यदि आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे चैप्टर फर्स्ट से तो आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 जो है उसको पूरी तरह से कंप्लीटली मतलब उसको डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, सॉलिड स्टेट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठोस अवस्था जो चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है।